हाय एवरीवन, मैं हूँ संगीता झा और आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं अपने चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीपीएससी एई एग्जाम। तो दोस्तों, ये है आपका पार्ट 6, क्योंकि पार्ट 5 तक हम आपको पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर चल रहा है आपका, ये चल रहा है हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि आपको कई सारे एग्जाम में हेल्प करेंगे। ये ना सिर्फ यूपीपीएससी एक एग्जाम में पूछा जाएगा, बल्कि आपको बहुत सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी हेल्प करेगा। और अगर आप रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम देते हो या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम देते हो, तो जहां कहीं भी आपसे जीएस के क्वेश्चन या जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपसे ये सारे क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो सब इस वीडियो को जरूर देखें और यहाँ से लाभ प्राप्त करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 6। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। यानी निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से ढूंढे। तो पहला ऑप्शन है आपके पास अहिल्याबाई, दूसरा है दुर्गावती, तीसरा है पद्मिनी और चौथा है आपका ताराबाई। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि ये जिस समय में थी उस ऑर्डर के हिसाब से आपको आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो है अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले आएंगी रानी आपकी कौन सी, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सबसे पहले रानी पद्मिनी आई थी, जो कि 1303 ईस्वी में आई थी। उसके बाद आई दुर्गावती, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, और ये आई थी 1524 से 1564 के बीच। उसके बाद आई रानी तारावती, ये थी ऑप्शन नंबर 4, और ये आई थी 1675 से 1761 के बीच। उसके बाद थी रानी अहिल्याबाई, तो ये आई थी 1725 से 1795 तक। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपसे यूपीपीएससी एई 2008 के एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इनफेमस subsidiary treaty at Basin in 1802 was signed by the Peshwa after his defeat at the hands of, यानी वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसके पराजित होने के बाद किए थे। और आपको ऑप्शन ए दिया गया है ग्वालियर के सिंधिया से, यानी कि सिंधियास ऑफ ग्वालियर। बी है होलकर्स ऑफ इंदौर, इंदौर के होलकर से। सी है आपका भोसले ऑफ नागपुर, यानी कि नागपुर के भोसले से। और डी है आपका गायकवाड़ ऑफ बड़ोदरा, यानी कि बड़ौदा के गायकवाड़ से। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी एई 2011 के एग्जाम में। तो वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसके पराजित होने के बाद किया था, इंदौर के होलकर से पराजित होने के बाद किया था। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, इन्होंने पूना के निकट यशवंतराव देशमुख होलकर से पराजित हो गए थे ये। और उसके बाद इन्होंने 31 दिसंबर 1802 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी और संधि पे हस्ताक्षर किया। इसके बाद क्या हुआ, मराठा स्वतंत्रता इस संधि के पश्चात ब्रिटिश सत्ता के प्रभाव में आ गई थी, यानी कि वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गई थी मराठाओं की जो स्वतंत्रता थी। ओके, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया गोवा वॉज अंडर, यानी भारत की स्वतंत्रता से पूर्व गोवा आधिपत्य में था। किसके आधिपत्य में था, ऑप्शन ए है ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन के। बी है आपका डच रूल, यानी कि डच शासन के। सी है फ्रेंच रूल, यानी कि फ्रेंच शासन के। एंड डी है पोर्टुगीज रूल, यानी कि पुर्तगाली शासन के। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी एई 2008 के एग्जाम में। और सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता से पहले जो गोवा था वो किसके अधीन था, पुर्तगालियों के शासनकाल के अधीन था। और ये सब कैसे हुआ था दोस्तों, जो यूरोप वासी थे वो सबसे पहले हमारे भारत में
सबसे पहले यूरोप वासियों में हमारे भारत जो सबसे पहले आया था वो थे पुर्तगाली, ठीक है। जो जैसे वास्को डी गामा जो था वो एक पुर्तगालीस ही था, और उसने अब्दुल मनीज यानी कि जो कि एक गुजराती पर्सन था, उसके सहयोग से वो भारत आया था 17 मई 1498 ईस्वी में। और वो कहाँ पे आया था? कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। फिर क्या हुआ? अल्मीडो नाम का एक पर्सन था, उसको भारत का प्रथम गवर्नर बनाया गया, और उसने क्या किया? उसकी नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि नीली जल संधि। और इसमें क्या होता था? जब अल्मीडो भारत के प्रथम गवर्नर बने थे, उसके बाद वो बहुत ही शांत चित्त के मनुष्य थे। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क को गवर्नर बनाया गया, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे वो बहुत ही तेज तर्रार पर्सन थे, और उन्होंने क्या किया? 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को युद्ध में जीत लिया। और फिर क्या हुआ? अगर जब इन्होंने गोवा को जीत लिया तो आगे चलकर इन्होंने भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ पे की? गोवा में ही कर दी थी, ठीक है। उसको राजधानी बना दिया था पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की। तो इस प्रकार भारत में स्वतंत्रता से पूर्व गोवा में सबसे पहले आधिपत्य जिन्होंने जमाया था वो थे पुर्तगाली यानी कि पोर्टुगीज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है आपका। द लास्ट रूलर ऑफ सिख किंगडम वॉज, यानी कि सिख राज्य का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी एई 2011 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, जो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे महाराणा रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र महाराजा दलीप सिंह, ठीक है। तो महाराजा दलीप सिंह जो थे वो सिख राज के अंतिम शासक थे, और वे पुत्र थे महाराणा रंजीत सिंह के। 1843 ईस्वी में जब इनके पिताजी का देहांत हो गया, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह का, तो ये केवल 5 वर्ष के थे, और इनकी मां रानी जिंदा के संरक्षण में इन्होंने राज सिंहासन को संभाला था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। मीर जाफर वॉज enthroned as a Nawab of Bengal after the Battle of Plassey at, किस स्थान पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है आपका कैलकाटा यानी कि कलकत्ता, बी कुटवा यानी कि कुटवा, सी मुर्शिदाबाद यानी कि मुर्शिदाबाद, और डी है आपका मुंगेर। तो दोस्तों, मुर्शिदाबाद जो है वो प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी के रूप में मुर्शिदाबाद सौंप दी गई थी, ठीक है। और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। इसके पश्चात मुर्शिदाबाद जो है वो मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद के रूप में बैठा दिया गया था, मीर जाफर को मुर्शिदाबाद में, और जो कि 1760 ईस्वी तक ही इस पद पर आसीन रह पाए, यानी कि सिर्फ 3 साल के लिए राजा बन पाए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ करेक्टली मैच इज करेक्टली मैच, निम्न जोड़ों में से कौन सा सही है? पहला है ऑप्शन आपका 1849 एनेक्सेशन ऑफ सतारा, यानी कि सतारा का एनेक्सेशन, और बी है आपका 1848 एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, सी है 1856 एनेक्सेशन ऑफ अवध, एंड डी है आपका 1855 एनेक्सेशन ऑफ झांसी। तो क्वेश्चन जो है इनमें पूछा गया है कि इन सब में से कौन सा सही आंसर है? तो सही आंसर है आपका एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी एई 2007 के पेपर 1 में, ठीक है। तो भारतीय राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य विलय की नीति के फलस्वरूप 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को विलय कर लिया था अंग्रेजों में, अंग्रेजी शासनकाल में, ठीक है। और नवाब के पुत्र जो वाजिद अली शाह थे उनको निर्वासित कर दिया गया था जबरदस्ती, ठीक है। और फिर क्या हुआ? 1848 ईस्वी में सतारा का विलय हुआ था, 1853 ईस्वी में झांसी का, और 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय इन्होंने कर लिया था लॉर्ड डलहौजी ने।
क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, हुज नेम इज रिलेटेड विद द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस की नीति से किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन है जॉन शोरे, बी है लॉर्ड हेस्टिंग, सी है कॉर्नवालिस एंड डी है वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी ए 2013 के एग्जाम में, तो सही ऑप्शन है आपका रिंग फेंस की नीति के साथ जिसका नाम जुड़ा है वो थे जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और इस नीति का उद्देश्य था, जो रिंग फेंस की नीति थी, इसका उद्देश्य था बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रिंग फेंस की नीति आखिर थी क्या? तो रिंग फेंस की नीति में क्या किया जाता था, इस नीति के तहत जितने भी राज्य शामिल किए गए थे उन राज्यों को उनके स्वयं के खर्चे पे बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करनी थी। सैन्य सहायता का भरोसा दिया गया था, लेकिन उनके खुद के खर्चे पे। ठीक है, तो यही थी रिंग फेंस की नीति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिंगर पॉइंट्स ऑफ ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन वर यूज्ड फॉर द टाइम 1860 इन द वर्ल्ड इन इंडिया बाय। मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग किया गया था, लेकिन भारतवर्ष में ये 1860 में कब उपयोग, किसके द्वारा उपयोग किया गया था? ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी है विलियम हर्शल, सी है चार्ल्स मैकमोहन एंड डी है आपका एश मैकआर्थर। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी ए 2004 में, तो आप लोगों को पता है कि आपका आधार जो है वो कैसे पहचाना जाता है, आपकी फिंगरप्रिंट्स भी उसमें लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, विलियम हर्शेल ने मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 ईस्वी में भारतवर्ष में प्रयोग किया था। ठीक है, और जो कि इंडिया सिविल सर्विसेज के पर्सन थे विलियम हर्शेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, लॉर्ड मैकॉले वॉज एसोसिएटेड विद, यानी लॉर्ड मैकॉले का निम्न में से किससे संबंध है? ऑप्शन देखिए, ए है आपका रिफॉर्मर्स इन द आर्मी, यानी कि सेना सुधार से, बी है आपका एबोलिशन ऑफ सती उन्मूलन से, सी है आपका कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, यानी कि कानूनों के संग्रह से, डी है आपका परमानेंट सेटलमेंट, यानी स्थायी बंदोबस्त से। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी ए 2011 में, तो सही ऑप्शन है आपका कानूनों के संग्रह से। तो लॉर्ड मैकाले जो थे वो क्या करते थे, कानूनों को संग्रह से इनका संबंध था, और ये द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि को इन्होंने ही तैयार किया था, और इन्होंने ही भारतीय भाषा की जगह पर अंग्रेजी भाषा को स्थान दिया था, प्रमुखता प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 60, what was the most important external event which greatly influenced the course of the Indian national movement during the early 20th century? 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी आपकी रूस जापान के बीच में जो युद्ध हुआ था 1904 से 1905 के बीच। ठीक है, जो बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ था, तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 में को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन ने किया था। ठीक है, यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी भी हो गया था, और 1911 में जनता ने क्या किया, इसका बहुत ज्यादा विद्रोह किया, इसलिए इस बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो वो घटना थी आपकी रूस जापान के बीच में जो युद्ध हुआ था वो।